आज के इस एक्सप्लेनर में हम दिल्ली एयरपोर्ट के लिए प्लान किए जा रहे उस विशाल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन अपग्रेड को डीकोड करने वाले हैं, जो आने वाले समय में सफर की पूरी तस्वीर बदलकर रख देगा। अब अगर कभी भी दिल्ली एयरपोर्ट से सफर किया है तो एक बात तो जरूर खटकी होगी, भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना इतना मुश्किल क्यों है? सच तो यह है कि हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी भारी भीड़ के सामने अब हांफने लगा है और यहीं से इस बड़े बदलाव की जरूरत पैदा होती है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बात द ट्रांजिट प्रॉब्लम की, फिर एयरपोर्ट के अंदर के सोल्यूशन यानी दी एयर ट्रेन पर नजर डालेंगे, उसके बाद द फंडिंग हर्डल, फिर एयरपोर्ट के बाहर मेट्रो और आरआरटीएस का जाल, और आखिर में अ ट्रू एविएशन हब के विजन को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द ट्रांजिएंट प्रॉब्लम, आईजीआईए में ट्रांसफर का क्योस। 7 करोड़, जरा सोचिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हर साल इतने यात्री आते हैं और एक्सपर्ट्स का तो ये भी अनुमान है कि अगले 6 से 8 सालों में यह आंकड़ा सीधे डबल होकर 13 करोड़ के पार जा सकता है। इसमें से करीब 25% तो सिर्फ ट्रांजिट फ्लायर्स होते हैं। जाहिर है इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए कुछ बहुत बड़े बदलाव चाहिए ही चाहिए। और अभी हालात क्या है? टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 या 3 जाने के लिए पूरी तरह से डीटीसी बसों के भरोसे रहना पड़ता है। इतनी दूरी बस से तय करने में जो वक्त लगता है ना, वो सच में एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। कई बार तो लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स तक मिस हो जाती हैं। एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर ऐसा सिस्टम तो बिल्कुल नहीं चल सकता। सेक्शन 2, इनसाइड द एयर ट्रेन माइक्रो ट्रांजिट का हल। इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए ऑपरेटर यानी डायल जो बना रहा है उसे ऑटोमेटेड पीपल मूवर या एपीएम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक एलिवेटेड और जमीन के स्तर पर चलने वाला ऑटोमेटेड ट्रेन सिस्टम है, जिसे एयरपोर्ट के अंदर ही तेज और बिना किसी रुकावट के सफर के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका स्केल सुनिए, 7.7 किलोमीटर। ये आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि ये एयर ट्रेन रूट कितना विशाल होने वाला है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि पूरे एयरपोर्ट के अंदर एक नया रेलवे नेटवर्क बिछाने जैसा है जो अलग अलग टर्मिनल्स को जोड़ेगा। अब बात पैसों की करें तो इस प्रोजेक्ट का बजट सुनकर शायद हैरानी हो, करीब 4000 करोड़ रुपए। शुरुआत में तो इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर बनाने का प्लान था, लेकिन जब बिड्स मंगवाई गईं तो प्राइवेट कंपनियों की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। तो नतीजा, अब डायल अपने खुद के इंटरनल रिसोर्सेज से ही इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को फंड करने जा रहा है। तो ये ट्रेन रुकेगी कहाँ? इसके कुल 4 स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले टर्मिनल 1, फिर एरो सिटी, उसके बाद कार्गो सिटी और आखिर में टर्मिनल 2 और 3। इसमें सबसे शानदार बात यह है कि पीक आवर्स में जब भयंकर भीड़ होती है तब ये ट्रेन एक्सप्रेस मोड में दौड़ेगी। मतलब एरो सिटी और कार्गो सिटी को सीधे बाईपास करते हुए ये कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाले यात्रियों को बिना रुके उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। अब सवाल ये कि इसका किराया कौन देगा? तो देखिए, जो ट्रांजिट यात्री हैं उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है, बस अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना है और सफर शुरू। लेकिन जो लोग यात्री नहीं हैं, जैसे जो किसी को छोड़ने या लेने आए हैं, उन्हें इसका किराया देना होगा। ये काफी स्मार्ट तरीका है जिससे असली यात्रियों पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और ट्रेन चलाने का भारी भरकम खर्च भी निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, द फंडिंग हर्डल, टेंडर को मिला ठंडा रिस्पॉन्स। यहाँ टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। 2028 तक इस एयर ट्रेन को तैयार होना है, लेकिन जीएमआर ग्रुप का जो मौजूदा 30 इयर्स का कंसेशन पीरियड है वो 2036 में ही खत्म हो रहा है। हालांकि इसे 2066 तक बढ़ाया जा सकता है, पर निवेशकों के मन में एक बड़ा डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि ट्रेन बनने के बाद अपनी लागत वसूलने के लिए उनके पास 2036 तक सिर्फ 8 साल का ही समय बचेगा। नियमों के हिसाब से जब तक एक्सटेंशन नहीं मिल जाता, डायल 2036 के बाद के लिए कोई भी पक्का कमिटमेंट नहीं कर सकता। और इसी अनिश्चितता की वजह से टेंडर को इतना खराब रिस्पांस मिला। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी कारण से अब डायल सरकार से एक खास कमिटमेंट मांगने की सोच रहा है, ताकि 2036 के बाद जो भी ऑपरेटर आए वो इस एयर ट्रेन प्रोजेक्ट को बिना किसी रुकावट के चालू रखे। सेक्शन 4, आउटसाइड, मेट्रो और आरआरटीएस, द मैक्रो स्केल। अब जरा एयरपोर्ट से बाहर निकलकर इस पूरे ट्रांजिट जाल को समझते हैं। अभी मेट्रो की ऑरेंज लाइन टर्मिनल 3 तक जाती है और मजेंटा लाइन टर्मिनल 1 तक, लेकिन इन दोनों के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। यहीं एंट्री होती है नई बन रही गोल्डन लाइन की, जो T1 को एरो सिटी से जोड़ेगी। और हाँ, आरआरटीएस नेटवर्क भी है जो दिल्ली को सीधे नए जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। फेज 4 की गोल्डन लाइन का ये एक्सटेंशन वाकई एक गेम चेंजर है। डीएमआरसी को खास तौर पर मनाया गया कि वो इस लाइन को सिर्फ एरो सिटी पर ही ना रोकें, बल्कि टर्मिनल 1 तक लेकर जाएं। ऐसा करने से ऑरेंज और मजेंटा लाइंस के बीच का जो गैप है वो भर जाएगा और टर्मिनल 1 से एरो सिटी के बीच सीधा और तेज मेट्रो कनेक्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी मैक्रो लेवल प्लानिंग भी चल रही है, दिल्ली जेवर आरआरटीएस कॉरिडोर। हाल ही में यूपी सरकार ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर को हरी झंडी दे दी है।
ये कॉरिडोर दिल्ली को सीधे बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। इसे बिल्कुल नमो भारत सिस्टम की तर्ज पर बनाया जा रहा है और आगे चलकर ये वाराणसी जाने वाले हाई स्पीड रेल नेटवर्क का भी एक बेहद अहम हिस्सा बनेगा। जरा इन ट्रेनों की स्पीड पर गौर कीजिए। इनकी अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी और ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की ऑपरेशनल स्पीड पर दौड़ेंगी। रीजनल कनेक्टिविटी के मामले में ये रफ्तार सचमुच कमाल की है। इस तेज रफ्तार का असर क्या होगा? दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ 21 मिनट में तय हो जाएगी। जी हाँ, सिर्फ 21 मिनट। दो बड़े हवाई अड्डों के बीच सफर करने का ये तरीका न सिर्फ बेहद आसान होगा बल्कि लोगों का बहुत सारा कीमती वक्त भी बचाएगा। सेक्शन 5, अ ट्रू एविएशन हब मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन। तो इन सबका नतीजा क्या निकलता है? एरो सिटी इस पूरे नेटवर्क का सेंटर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक सेंट्रलाइज्ड मल्टी मॉडल हब होगा जहां माइक्रो लेवल वाली एयर ट्रेन और मैक्रो लेवल वाली डीएमआरसी मेट्रो और आरआरटीएस ये सब आकर एक साथ मिलेंगे। ये इंटीग्रेशन दिल्ली को सही मायने में सिंगापुर या दुबई की टक्कर का एक वर्ल्ड क्लास एविएशन हब बना देगा। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या अरबों रुपए की ये लाइफलाइंस 2027-2028 तक सच में अपने तय समय पर बनकर तैयार हो पाएंगी, या फिर ब्यूरोक्रेसी और कागजी कार्यवाही की भूल भुलैया में उलझकर यात्रियों को आगे भी बसों के धक्के ही खाने पड़ेंगे? इन विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या होगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।